तो कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग सोल्व करते हैं। देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया है मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। होता क्या है, अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट से पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना, नियर पॉइंट से पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसको दिखेगा नहीं, है ना। दूर के ऑब्जेक्ट्स को ये देख सकता है लेकिन नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को ये नहीं देख सकता है। तो उस केस में क्या है कि हमें जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर के आगे तक के सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है। मतलब अगर इसका नियर पॉइंट है 100 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर के आगे और 100 सेंटीमीटर के बीच में इधर का ऑब्जेक्ट जो है हम नहीं देख सकते। ये जो आई है वो देख नहीं सकता है, लेकिन हमें देखना है यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको भी देखना है ना। तो अभी जब तक हम उसके लिए कोई करेक्शन नहीं करते, उसके लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, तब तक क्या दिक्कत आती है वो देखते हैं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो यहां से अगर कोई लाइट रे आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब यहां से रिफ्रैक्शन के बाद ये इमेज बना देता है कहीं रेटिना से पीछे। रेटिना तो ये होता है, यहां पर ये रेटिना है। हमें पता है कि फाइनल इमेज जो है वो रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होता है, वो रेटिना के बाहर इमेज बन जाता है और इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमें दिखता नहीं, यानी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता। ठीक, तो इसके लिए क्या उपाय करते हैं? उसके लिए उपाय ये करते हैं, क्योंकि हमें इस लाइट को कन्वर्ज करके वापस उधर ले जाना है, तो एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कैसे यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस ऐसे यूज करेंगे, जैसे सपोज ये 25 सेंटीमीटर है ना, और ये 100 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहां से लाइट रे जो आएगा पहले पड़ेगा इस लेंस पर। जो करेक्शन के लिए हम लोग लेंस यूज कर रहे हैं, जो चश्मा यूज कर रहे हैं, जो चश्मा हम लोग पहनते हैं वो चश्मा यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, पहले ये थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, है ना। थोड़ा सा इसने कन्वर्ज किया ऐसे, है ना, ये भी कन्वर्ज करता है। ये भी जो लाइट रे जा रही थी इधर, इनको इसने घुमा दिया, ऐसे कन्वर्ज कर दिया। यहां पर 2 बार कन्वर्जन होगा। एक बार ये वाला लेंस कन्वर्ज करता है ऐसे, फिर ये जो लाइट है, ये जो लाइट इस पर पड़ा, इसको ये फिर से थोड़ा सा घुमा देता है। ये जा रहा था इधर, इसको थोड़ा सा इसने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाएगा तो जा करके यहां पर ये मिल जाएगा। तो 2 बार कन्वर्जन होता है और उसकी वजह से जो फाइनल इमेज है वो रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, एक बार कन्वर्ज हुआ तो यहां नहीं पहुंचा, एक और लेंस यूज करेंगे जो कुछ ऐसा कन्वर्ज करेगा कि दोनों लेंस से कन्वर्ज होने के बाद लाइट रे रेटिना पर पड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका फोकल लेंथ हमें फाइंड करना होगा, है ना। हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो 100 सेंटीमीटर के अंदर रखे हुए हैं, है ना, उनका इमेज 100 के बाहर बनाना है। ऐसा समझना है, 100 के बाहर बनाना है, तो वहां से ये जो आई है वो देख सकता है। आई लेंस किधर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, नियर पॉइंट के आगे के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उस लेंस का क्या काम है? उस लेंस का काम है कि नियर पॉइंट से पहले जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ये आई नहीं देख सकता, उनका इमेज, इन ऑब्जेक्ट्स का इमेज नियर पॉइंट के आगे बना देना है ना। तो करेक्शन के जो लेंस यूज कर रहे हैं ये इमेज बनाएगा नियर पॉइंट के आगे, और वहां के जो इमेज है उसको ये आई देख सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि हमें 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग रखेंगे यहां पर -25। माइनस इसलिए क्योंकि लाइट रे इधर से आएगा, है ना, तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और लेंस से इधर वाले डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 और इमेज डिस्टेंस जो है -100 सेंटीमीटर रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज 100 सेंटीमीटर यानी कि नियर पॉइंट पर बनेगा।
तो उसको देख सकता है, नियर पॉइंट तक तो देख सकता है। ठीक, अगर 25 से आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज नियर पॉइंट के आगे बन जाएगा और वहां से ये आई देख सकता है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसा लेंस यूज करना है जो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज नियर पॉइंट पर बनाए। तो हम लोग यही काम करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25, इमेज डिस्टेंस -100, तो फोकल लेंथ की वैल्यू जो है हमें पता करना है। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/-100, 1/-25 इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा 100, 1 माइनस में प्लस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/f। तो f का वैल्यू जो है वो हो गया यहाँ पर 100/3 सेंटीमीटर या 1/3 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आया फोकल लेंथ। अगर इसका पावर निकालना हो तो ये होता है 1/fl, है ना। तो 1/fl करेंगे तो ये आ जाएगा +3 डायाप्टर। तो जो भी हमें लेंस यूज करना है ना, जो भी हमें लेंस यूज करना है ना, ये हो गया है 100/3, तो 1/3, तो पावर जो है इसका आ गया +3 डायाप्टर। ठीक है, प्लस का मतलब है कन्वर्जिंग लेंस है और पावर इसका 3 हो गया। इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला जो एग्जाम्पल है ये थियोरेटिकल एग्जाम्पल है, याद रखना है। क्या होता है इसमें, कहा गया व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकल लेंथ जो है वो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स पास में आते रहते हैं तो जो फोकल लेंथ है वो भी धीरे धीरे छोटा होने लगता है। हमारा आई जो है वो उसको एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को। ठीक, तो फोकल लेंथ जो है कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है कि जो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके लिए फोकल लेंथ मिनिमम होता है ना। अब उससे अगर पास में ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा आई जो है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकता। अब उससे कम फोकल लेंथ हो ही नहीं सकता, और जब फोकल लेंथ उस हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा तो उसका इमेज जो है वो सही जगह रेटिना पर बनेगा नहीं, कहीं इधर उधर बन जाएगा, है ना। तो होता क्या है, आई लेंस में आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो आई है, आई और रेटिना का डिस्टेंस फिक्स्ड है। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है जहां पर इमेज बनता है, तो इमेज और लेंस के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है तो क्या चीज चेंज होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होता है ना। इस फॉर्मूले में v फिक्स्ड है हमारे लिए अगर कहा जाए तो। आई लेंस और ये जो स्क्रीन है जहां इमेज बनेगा, जो रेटिना है, उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो जो v है, अगर हम बात करें, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें किसके लिए, आई लेंस के लिए। ये वाला लेंस के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आई लेंस की बात कर रहा हूं। तो आई लेंस के लिए जो v है वो फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ बदलता है। हमारे आई के जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को। लेकिन जब u का वैल्यू 25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, तो अब उससे फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो सकता, उससे कम हो ही नहीं सकता, और कम होगा नहीं तो इमेज फिर वहां पर बनेगा नहीं जहां पर बनना है। ठीक है ना। अगर u 25 है तो f कुछ आया, अगर u 25 से कम आया तो f और चेंज होना चाहिए, लेकिन अब f घट नहीं सकता। जब f घट नहीं सकता तो v जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि u चेंज हो गया है, और v चेंज हो जाएगा तो फिर इसका v चेंज होने का मतलब है कि इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, क्योंकि v तो फिक्स होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर से पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आई का जो फोकल लेंथ है वो मिनिमम तब होता है जब 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा जाए, और उससे कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे तो हमारा फोकल लेंथ उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाता है। एडजस्ट नहीं हो पाता है तो उसका क्लियर इमेज रेटिना पर बनता नहीं है, इसलिए क्लियर दिखता नहीं है। ठीक, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने अभी समझाया उसको लिखा है, और कभी एग्जाम में आए तो ये आप लिख सकते हैं, है ना। क्या कहा गया है, इट इज बिकॉज मैक्सिमम एकोमोडेशन इज अचीव्ड
एकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी को, है ना, एकोमोडेशन कहते हैं। इट इज बिकॉज मैक्सिमम एकोमोडेशन इज अचीव्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। अब उससे ज्यादा एकोमोडेट हो ही नहीं सकता। फर्दर एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। उसके आगे एडजस्ट नहीं हो सकता। फोकल लेंथ ऑफ आई इज मिनिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर। उस केस में फोकल लेंथ जो है वो मिनिमम होता है। मैं आई लेंस यहां वर्ड यूज कर देता हूं कि आई लेंस का फोकल लेंथ जो है वो मिनिमम होता है। फोकल लेंथ कैन नॉट बी एडजस्टेड टू लोअर वैल्यूज। ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो उसके लिए कुछ फोकल लेंथ है आई लेंस का, है ना, और अब 25 से पास में ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो उससे फोकल लेंथ और कम होना चाहिए, लेकिन फोकल लेंथ अब उससे कम हो नहीं सकता क्योंकि सिलियरी मसल्स जो है अब उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए कहा गया कि कैन नॉट बी एडजस्टेड टू लोअर वैल्यूज। कुछ और आखिरी एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें पूछा गया है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें हमने बताया, फिर से एक बार बताते हैं। इसमें यह है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है, देखेंगे जैसे ये आई लेंस है ना, इसको कहते हैं आई लेंस, और ये रेटिना है। रेटिना पर ही इमेज बनना चाहिए तभी हमें दिखता है, इधर उधर बनेगा तो हमें दिखता नहीं। मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो यहां पर बनना है रेटिना पर, और ये लेंस है, ठीक है। तो लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस जो है, इसी को तो इमेज डिस्टेंस कहते हैं, है ना, इसी को इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। तो ये तो चेंज नहीं हो सकता। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेंगे तो उसके हिसाब से इस आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है ना, लेकिन इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होता। फोकल लेंथ क्यों चेंज होता है? अगर आप इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस v तो फिक्स्ड है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करें, जैसा इसमें कहा गया है कि वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, तो u को हम चेंज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो इमेज इस पॉइंट पर नहीं बनेगा, है ना। तो होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज किया जाता है तो इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होता, बल्कि फोकल लेंथ अपने आप को एडजस्ट करता है। इसीलिए यहां पर लिखा है इमेज डिस्टेंस डू नॉट चेंज बट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस गेट्स एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है यह है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो इसका आंसर जो है अब मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, है ना। तो इसका मैं यहाँ पर आंसर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आते हैं अगले एग्जांपल पर। इसमें पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, है ना। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? स्टार जो है बहुत दूर है ना, तो हमें बहुत छोटे साइज के दिखते हैं, छोटे साइज के दिखते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी डेंसिटी जो है वो वेरी करती रहती है। ठीक, तो वहां से थोड़ा बहुत जो स्टार्स है वहां से थोड़ा बहुत लाइट आता है, तो वो लाइट जो है कई बार डेविएट हो जाता है इधर उधर, जो डेंसिटी है उसके हिसाब से, है ना, डिफरेंट लेयर्स बने हुए हैं एयर के, तो उसमें लाइट जो है चूंकि इसकी डेंसिटी वेरी करती रहती है कई बार एयर की, तो डेंसिटी के वेरिएशन के हिसाब से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन के हिसाब से लाइट जो है वो कई बार इधर उधर निकल जाता है। थोड़ा सा लाइट आ रहा वो भी इधर निकल गया तो हमारे आंख से गायब हो गया, फिर वो लाइट आ गया तो हमें वो दिखने लगा। तो बार बार ऐसा होता है, इसलिए स्टार्स तो हमें दिखते हैं, है ना, मतलब वो ट्विंकल करते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, तो इसी को ट्विंकलिंग कहते हैं। तो लेकिन प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स जो पास में है एक बड़े से ऑब्जेक्ट जैसे हमें दिखते हैं, ठीक है, तो हमारी आंखों से वो कभी ओझल नहीं होते। चूंकि बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो हर पार्ट से थोड़ा थोड़ा लाइट आएगा, तो अगर एक पार्ट से आने वाला लाइट कभी गायब भी हो जाए तो दूसरे पार्ट से लाइट जो हमारी आंख तक आ रहा होगा। ठीक, तो उस केस में जैसे कि स्टार जो है कभी आंखों से ओझल हो जाते हैं, कभी दिखने लगते हैं, इसलिए ट्विंकलिंग होता है। लेकिन प्लैनेट्स में क्या होता है, चूंकि पास में है तो बड़ा सोर्स जैसा बिहेव करते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ लाइट वहां से हमारी आंख तक पहुंचता रहता है।
इवन मीडियम की डेंसिटी रिफ्रैक्टिवनेस वेरी हो रहा हो, एयर का वेरी हो रहा हो, तो भी कुछ ना कुछ लाइट हमारे आंख के पास पहुंचता रहता है, तो वो कभी हमारी आंखों से ओझल नहीं होते और इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते। तो इसका मैंने आंसर यहां लिखा है, सिंस प्लैनेट्स आर क्लोजर देन स्टार्स दे अपीयर एज एक्सटेंडेड और लार्ज ऑब्जेक्ट्स, सो लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट्स इज नेवर जीरो, है ना। स्टार्स के केस में जो है एवरेज जो है कई बार जीरो हो जाता है, कई बार लाइट आया हमारे यहाँ का, कई बार इधर गायब हो गया, लेकिन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता। प्लैनेट्स में जो है प्लैनेट से आने वाला लाइट कभी जीरो नहीं होता और इसलिए वो हमेशा दिखते हैं। सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक, इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है, इसका भी जो है सोल्यूशन के लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें इसका आंसर बताया है। क्वेश्चन ये है, व्हाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग में या सनसेट में दोनों टाइम में रेडिश दिखता है, तो उसका जो रीजन है, जो कारण है, वो हमने उसमें वीडियो लेक्चर में बताया। ठीक, आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। यह है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, है ना। तो पहले तो हमें यह सोचना है कि हमें ब्लू क्यों दिखता है ना। इसका मैंने आंसर बताया हुआ वीडियो लेक्चर में, फिर से बताता हूं कि ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि वहां से जो लाइट आता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे वो लाइट जस्ट स्कैटर हो जाता है। तो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और इसलिए ब्लू लाइट ही हमारे पास ज्यादा पहुंचता है। बाकी लाइट्स जो है उनका स्कैटरिंग कम होता है, तो वो हमारे आंख के पास कम आते हैं उधर से, है ना। मतलब वहां से जो स्कैटर होकर कम आते हैं। तो ब्लू लाइट चूंकि ज्यादा आता है इसलिए हमें लगता है कि वहां पर ब्लू कुछ है, स्काई हमें ब्लू दिखता है ना। लेकिन एस्ट्रोनॉट जो है वो एटमॉस्फेयर से बहुत दूर चले जाते हैं कई बार, है ना। जब बहुत दूर चले जाएंगे वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास स्कैटर्ड लाइट पहुंच नहीं रही है तो डार्क दिखेगा बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए जो है एस्ट्रोनॉट्स, चूंकि एस्ट्रोनॉट्स जहां पर होते हैं वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है अगर, तो उस केस में जो है उनको ब्लू कलर का स्काई नहीं दिखेगा, है ना। चूंकि कोई कलर का लाइट वहां पर स्कैटर होकर उनके पास पहुंच नहीं रहा है और इसलिए जो है उनको डार्क दिखता है, अंधेरा जैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। ठीक।